वेलकम टू एफर्ट आईएएस ऑनलाइन क्लासेज। एफर्ट आईएएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वैसे मित्रों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जूलॉजी का सब्जेक्ट है, भूगर्भ शास्त्र का है, लेकिन पृथ्वी का जो हमारा भूगोल का रिश्ता वो चोली दामन का रिश्ता है, कुछ इस तरह से है। इसलिए एक जिज्ञासा बन जाती है कि हमारी पृथ्वी जो है उसकी आंतरिक संरचना किस तरह से है। हम इसी के बारे में इसलिए जानना चाहते हैं और आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तब एक और इच्छा बन जाती है कि हम जिस पर रह रहे हैं आखिर वो अंदर कैसी बनी हुई है। लेकिन ये कहना थोड़ा से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मानव के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना असंभव नहीं तो कठिन काम जरूर है, क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है मानव के दृष्टि से अदृश्य है। क्योंकि बहुत ही कम गहराई तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें प्रत्यक्ष रूप से पता चल पाते हैं। मैक्सिमम जो है 11 किलोमीटर गहराई तक, जबकि पृथ्वी के अगर हम केंद्र की बात करें, सेंटर की बात करें, तो वो 6371 किलोमीटर है। उसकी तुलना में मानव को बहुत ही कम गहराई के बारे में इसके पता है। तो इसलिए जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सूचनाएं हैं, वो सब जो है अनुमान एक लगाया जाता है। हाँ, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो सबसे अधिक सटीक जानकारी प्राप्त हुई है वो जो है सिस्मिक वेव के माध्यम, भूकंपी तरंगे, जब भूकंप आता है जो उससे एनर्जी रिलीज होती है, जो उससे तरंगे वेव चलती हैं, उसके माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना की बात करें तो क्या मतलब, यहाँ एन आउटर सिलिकेट सॉलिड क्रस्ट, जो हमारा आउटर हिस्सा है पृथ्वी को हम वैसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर, इनर और मेंटल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपरी सतह को आउटर वाला हिस्सा क्रस्ट जिसे हम बोलते हैं, उसके नीचे मेंटल है और उसके नीचे कोर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो अपना ये आउटर हिस्सा है वो सिलिकेट से बना हुआ है और ये जो है सॉलिड है और हाईली विस्कस मेंटल, और मेंटल जो है हाईली विस्कस है। और लिक्विड आउटर जो कोर वाला हिस्सा है, वो कोर का अपर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पर अगर हम इनर कोर की बात करते हैं तो ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। और ये मेंटल की अगर हम बात करते हैं तो ये विस्कस फॉर्म में है। तो इस तरह से ऊपर सॉलिड, फिर ये विस्कस, फिर जो है अगर अपर कोर की हम बात करते हैं तो वो क्या है, किस स्थिति में आपके है, लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पर आप देखोगे कि वो तरला अवस्था में है। फिर नीचे की हम तरफ आते हैं, सॉलिड अवस्था में है। तो यहाँ पर आप डायग्राम से यहाँ पर स्पष्ट होगा कि जो यहाँ लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर, ये 2 चीज़ ऐसी हैं जिससे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पर। और उसके बाद ये इस तरफ जो है सारे स्कॉलर हैं जो सिस्मिक वेव की स्टडी किए हैं और उन स्कॉलर के नाम पर इसका नाम अलग अलग रखा गया है। जैसे यहाँ पर देखोगे सी है आपका ओशन और कॉन्टिनेंट के मध्य में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती हैं उसे बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। और जो निचले क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, या मोहो रोबिक एक स्कॉलर हैं, उन्होंने इसकी स्टडी किया, इसलिए इसका नाम मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है इसे बोलते हैं रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और नीचे जो है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है इसे बोलते हैं लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर हम जो स्कॉलर थे और जो लेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब विशेष तौर से आप ये देखोगे कि ये 2 लेयर अक्सर पूछी जाती रहते हैं एग्जाम में, मोहो
डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये आप देखोगे आईएएस के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। और बाकी जितनी डिसकंटिन्यूटी है जो आप नेट जेआरएफ के एग्जाम देते हैं उसमें पूछा जाता रहता है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम देते हैं उसमें पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन। तो अपना जो ये लिथोस्फीयर है ये हमें अच्छे से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे एस्थोनोस्फीयर की। तो फिर आगे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो सोर्सेस हैं वो डायरेक्ट सोर्सेस और इनडायरेक्ट सोर्स हैं। डायरेक्ट सोर्सेस वैसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, वो उसकी कुछ लिमिटेशन है। जैसे हम कैसे कैसे पता कर सकते हैं, जैसे माइन है, तो माइन की जो रॉक है, अगर हम कहीं खान है वहाँ से हम जो रॉक प्राप्त कर रहे हैं, उस रॉक से हमें अध्ययन से पता चल जाता है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी है, वो कैसी है, किस तरह से बनी हुई है। और अभी तक मानव ने जो सबसे गहरी खान का पता लगाया है और यह माइनिंग कर रहा है, जो सबसे गहरी खान है वो साउथ अफ्रीका की एक गोल्ड की है। यम इसमें साइलेंट है, पी साइलेंट है। मुपनेंग जो खान है ये गोल्ड माइन है, ये बहुत ही पॉपुलर खान है। ये मैक्सिमम जो है अभी 4.5 पौने 5 किलोमीटर के आसपास गहरी है। तो अर्थात मानव ने जो प्रत्यक्ष रूप से देख पाया वो 4-5 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद ये जो है वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट खान है, और आप ये देखोगे ये यहाँ पर ये लोकेटेड है। तो ये है प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ से जो हम रॉक माइन एरिया से जो रॉक ला रहे हैं उसकी स्टडी करके हमें पा रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आप यहाँ पर देखो, द कोला सुपर डीप बोर होल इज द डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा आर्टिफिशियल बोर होल है जो मानव ने ड्रिलिंग के माध्यम से बनाया है, और वो जो है उस जगह का नाम है, आप देखो, कोला। कोला जो है ये वाला ये एरिया है। आप यहाँ जब ध्यान दोगे तो ये रसिया ने इसे यहाँ पर बना रखा है, और रसिया यहाँ पर अपने ऑयल के कुएं बना रहा था, लेकिन यहाँ पर बड़ा विरोध हुआ है। इसके आगे हम जब ओशनोग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये कोला जो सुपर डीपेस्ट बोर होल है, और ये जो है मात्र 11 किलोमीटर ही गहरा है। तो कहने का मतलब अभी तक जो मानव है 4 किलोमीटर माइन के माध्यम से, 11 किलोमीटर बोर होल के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान पाया है। इसके बाद हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि जो और प्रत्यक्ष रूप से मानव ने देखा है, जब वॉल्केनो एरप्शन होता है, क्योंकि वॉल्केनो का जो एरप्शन होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, और जहाँ से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ से मैग्मा बाहर आता है और जब वो सरफेस पे आता है तो उसकी स्टडी करने के बाद मानव को पता लगता है कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरह से है। तो ये भी मान के चलो कि 600-700 किलोमीटर के अराउंड, मैक्सिमम 1000 किलोमीटर के अराउंड से मैग्मा बाहर आता है। तो यहाँ पर आप जब वॉल्केनो एरप्शन, अब देखो यहाँ मैग्मा ये बाहर आ रहा है, और इसे जब मानव ये देख रहा है तो इसके माध्यम से उससे पता चल रहा है। तो वॉल्केनिक एरप्शन फॉर्म एंड अदर सोर्सेस ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। ये जो है वॉल्केनो का जो उद्गार होता है, जो इसके माध्यम से मैग्मा बाहर आता है, उसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट, वो सारे के सारे डायरेक्ट सोर्सेस थे जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे। अब हम इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात करेंगे। इनडायरेक्ट सोर्सेस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर, ये विशेष तौर पर इस पर ये फोकस करना है कि जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज करता है, इवन डेंसिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि आंतरिक भाग एक जैसे नहीं बना है, कुछ ऐसे पदार्थ का बना हुआ है जो आगे जाने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है और डेंसिटी बढ़ती है। हाँ, लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके बढ़ने की जो गति है एक सीमा के बाद बढ़ता तो है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ता है।
प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे विशेषज्ञों ने अध्ययन किया है कि रॉक की निश्चित गहराई के बाद उसमें प्रेशर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन डेंसिटी में अगर ज़्यादा वृद्धि होती है, तो जैसे सेंटर, अगर हम केंद्र की बात करें, पृथ्वी केंद्र में 11 के आसपास डेंसिटी है, और जबकि सरफेस पे अगर हम ओवरऑल अर्थ की बात करेंगे तो उसकी डेंसिटी जो है, अगर पूरी पृथ्वी की बात करेंगे सतह की, तो 5.5 एवरेज जो है इसकी डेंसिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी का कोर जो है कुछ ऐसे पदार्थ का बना हुआ है जिस वजह से उसकी जो है डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट सोर्सेज के माध्यम की बात किए कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी हो गए। उसके अलावा जो है मेटोर, जो उल्का पिंड वगैरह आसमान से गिरते हैं, क्योंकि एज दे बिलोंग टू द सेम टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अर्थ इज मेड ऑफ, मतलब ऐसी कल्पना किए जाते हैं क्योंकि ये आकाश से गिरते हैं, तो इसलिए ऐसा फील किया जाता है कि जिस तरह से हमारे मतलब ये ब्रह्मांड से आ रहा है, तो ब्रह्मांड से हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड से ही पैदा हुई है, तो जिस तरह से ये बना है सेम इसी तरह से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशन विच इज ग्रेटर नियर पोल एंड लेस एट द इक्वेटर। यहाँ पर अगर हम ग्रेविटी की बात करें, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो यहाँ पर जो केंद्र है, केंद्र पर यहाँ पर ज़्यादा पोल, दोनों पोल पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली इक्वेटर की तुलना में। तो इसके बाद हम बात करेंगे सीस्मिक वेव, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये भूकंपी तरंगे हैं। भूकंपी तरंगों को हम एक एक लेकर बात करेंगे, क्योंकि भूकंपी तरंगे ही एक ऐसे इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे सटीक जानकारी देते हैं हमें। तो यहाँ पर हम थोड़ा से द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर इज लेयर्ड एंड ब्रॉडली 3 लेयर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसे हम मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं, तो क्रस्ट जो है, द क्रस्ट इज द थिनेस्ट लेयर ऑन द अर्थ 5 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। तो पृथ्वी की जितनी लेयर है उसमें सबसे पतली लेयर अगर है क्रस्ट, तो क्रस्ट जो है ये 5 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रस्ट। क्रस्ट जो है 2 तरह की होती हैं, और एक ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट मेड मोस्टली ऑफ द इग्नियस रॉक। जो ओशनिक क्रस्ट है इग्नियस रॉक से बनी हुई है, इग्नियस रॉक बेसाल्ट से बनी हुई है, और फाउंड अंडर द ओशन, पृथ्वी के मतलब ओशन के अंदर पाई जाती हैं। रिलेटिवली थिन, ये तुलनात्मक रूप से पतली होती हैं, और इनकी मोटाई 5 to 7 किलोमीटर होते हैं, और जबकि कॉन्टिनेंट की मोटाई ज़्यादा होती हैं, और वो जो है ग्रेनाइटिक पदार्थ से बनी होती हैं, जबकि एक ही बेसाल्टिंग, ठीक है। कंटेन्स मोर इनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, देयरफॉर इज मोर डेंस। ये कॉन्टिनेंट की तुलना में ये ज़्यादा डेंस होती हैं, सघन, मतलब ये ज़्यादा सघन पदार्थों से बनी होती हैं। और इसके बाद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात आती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोस्टली ऑफ ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट की मोस्टली बना होता है, और फाउंड अंडर द कॉन्टिनेंट्स, रिलेटिवली थिक अप टू 100 किलोमीटर। ये जो है ओशनिक प्लेट की तुलना में ये ज़्यादा मोटी होती हैं, लगभग ये 100 किलोमीटर के आसपास मोटी होती हैं। अब स्पेशली पार्ट ऑफ द क्रस्ट, तो स्पेशल पार्ट जो है क्रस्ट का, क्रस्ट इज द अपर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। क्रस्ट जो है लिथोस्फीयर का सबसे ऊपरी हिस्सा है, और यहाँ पर द अर्थ मेंटल, अब मेंटल की हम बात करेंगे। मेंटल लोकेटेड डायरेक्टली एबव द आउटर कोर, यह जो है आउटर कोर के ऊपर
स्थित है। स्टार्ट बिलोंग द क्रस्ट, और क्रस्ट के निचले और आउटर कोर के बीच में पाया जाता है। इज द लार्जेस्ट लेयर, यह जो है कंपेरेटिवली दोनों की तुलना में सबसे बड़ी लेयर होती है, क्योंकि क्रस्ट और कोर से अगर तुलना की जाए तो 80% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम और 68% ऑफ द अर्थ मास, यह अर्थ वॉल्यूम का मेंटल 80% हिस्सा है और इसके अर्थ मास का सिर्फ 68% हिस्सा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेंटल का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। द अर्थ कोर, अब अर्थ कोर की हम बात करते हैं। अर्थ कोर, आउटर कोर लिक्विड सराउंडिंग द इनर कोर। अब ये मान लो ये आपका आउटर कोर है और ये बीच में ये इनर कोर, तो ये इनर कोर और ये बाहर की तरफ देखोगे ये सारे के सारे आउटर कोर, और ये कैसे है, लिक्विड फॉर्म में है, जबकि इनर कोर जो है ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये ठीक। तो टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 2200 डिग्री सेल्सियस टू 2200 डिग्री सेल्सियस टू 5000 डिग्री सेल्सियस नियर इनर कोर। ये जो है कोर के ऊपरी वाले हिस्से में 2200 से, जबकि इनर वाले हिस्से में आप देखोगे तो 5000 डिग्री सेल्सियस तक इनका टेम्परेचर रहता है। मोल्टन लिक्विड आयरन और निकल, ये मोल्टन अवस्था में है और आयरन और निकल से बना हुआ है। तो आगे इनर कोर ये सॉलिड आयरन एंड निकल का बना हुआ है। ये इनर कोर क्या है, सॉलिड है और ये आयरन और निकल का बना हुआ है। द सॉलिड कोर इज द सोर्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा पृथ्वी के आंतरिक भाग जो सॉलिड कोर है वो जो है मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, सोर्स है, अर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता, और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम करता तो हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो स्थिति कुछ अलग ही क्रिएट होती, मानव का जीवन ही संभव नहीं होता। अब हम यहाँ पर सीस्मिक वेव्स की बात कर रहे हैं, भूकंपी तरंगे। जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक क्या है, पृथ्वी का सडन कंपन, और कंपन से जो एनर्जी रिलीज होती हैं उससे वेव्स चलती हैं, तरंगे चलती हैं, उन्हीं को कहते हैं सीस्मिक वेव। ठीक। भूकंप यहाँ पर कल्पना करो कि भूकंप आ रहा है, ये हिस्सा है, यहाँ पर भूकंप आया। जहाँ पर भूकंप सबसे पहले आएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में, उससे बोलते हैं भूकंप, अर्थक्वेक, फोकस। और सतह पर जहाँ सबसे पहले एहसास होगा उसे बोलेंगे एपी सेंटर। ठीक है, इसे भूकंप मूल और इसे भूकंप अधिकेंद्र बोलते हैं। अब यहाँ पर सीस्मिक वेव्स मैकेनिकल वेव्स। सीस्मिक वेव क्या होती हैं, यांत्रिक वेव्स होती हैं, और इससे प्रोपोगेट, इसे पार करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। तो रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, इसे पार करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसियस हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा डेंस होगा तो स्वाभाविक ही सॉलिड ज़्यादा होगा, उसमें इनकी स्पीड ज़्यादा होती हैं कंपेरेटिवली। जो कम डेंस होगा सबसे ज़्यादा इसमें, फिर इसमें देयर बिहेवियर चेंज विथ चेंज ऑफ मीडियम, इनके बिहेवियर में चेंज आता है जैसे जैसे इनके मीडियम में चेंज आता है। फिर इसके बाद टू इम्पोर्टेंट वेव पी एंड एस वेव, दो इम्पोर्टेंट वेव्स होती हैं, पी और एस वेव्स जो है सबसे महत्वपूर्ण भूकंपी तरंगे हैं। यहाँ पर आप देखो, ये देखो आपका यहाँ पर सबसे पहले एहसास हुआ भूकंप के, ये फोकस हो गया, ये एपिसेंटर हो गया जहाँ सरफेस पे सबसे, अभी ये फॉल्टिंग वगैरह हुआ है, और ये वेव फ्रंट वाला हिस्सा है। अब देखो यहाँ पर जो ये वेव्स चलती हैं, ये कुछ इनके फीचर्स हैं। ये के पी वेव्स जो होती हैं ये इसे कंप्रेशनल वेव्स या कंप्रेशन का मतलब देखो क्या होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल, एक लाइन में हम जब प्रेयर करते थे, जब तक टीचर नहीं आते, जब हम छोटे छोटे होते हैं, तो सबसे आगे वाला
बच्चा और पीछे वाला बच्चा। अब ऐसी स्थिति में क्या होती थी, आगे वाला थोड़ा ताकतवर होता धक्का मारता, ऐसे पीछे वाली लाइन पूरी पीछे जाती थी, फिर पीछे वाला अगर ताकतवर फिर आगे धक्का। तो कहने का मतलब यूँ ऐसे आगे पीछे ऐसे, इसे बोलते हैं कंप्रेशनल। ठीक है, कंप्रेस हो रही आगे पीछे ऐसे। जबकि जो यस वेव्स होती हैं, यस वेव में क्या है, इसमें कंप्रेशनल नहीं होती हैं, इसके बल्कि जो है ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ये ऊपर नीचे। और जबकि उसमें क्या है, ऐसे आगे पीछे ऐसे। और जब इसमें ऐसे ऊपर नीचे। ठीक, और यहाँ पर आप देखोगे इसकी वेवलेंथ जो होती है कम होती है, और जबकि एस की वेवलेंथ जो है ज़्यादा होती है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्पीड कम होगी, जिसकी वेवलेंथ जो है कम होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है। बेटा एक बार रुकना।